सेल बना दिया। सबसे पहला हमारा है एटीपी डिप्लीशन। एटीपी की कमी की वजह से हमारी सेल इंजरी शुरू हो जाती है। ठीक है, अब क्या होता है, ऑक्सीजन कैसे इसमें रोल प्ले करता है। जब भी इस्कीमिया होता है, ब्लड फ्लो में रिडक्शन होता है या हाइपोक्सिया होता है, हमारे ऑक्सीजन में कमी होती है, तो क्या होता है, ब्लड फ्लो रिड्यूस, ऑक्सीजन लेवल रिड्यूस, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा पावर हाउस ऑफ सेल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा क्या बनता है, एटीपी बनता है, ठीक ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एटीपी बनाता है, और जब माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एटीपी बनाता है तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ठीक है, तो क्या होता है कि ब्लड का फ्लो कम, ऑक्सीजन कम, ठीक है, तो क्या होगा, एटीपी भी नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, न ब्लड फ्लो होगा, न ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होगा, और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन नहीं होगा तो हमारा जो एटीपी का प्रोडक्शन है वो भी नहीं हो पाएगा। अब एटीपी का प्रोडक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, एटीपी किस तरह से हेल्प आउट करता है, देखो, तीन तरह से ये काम करता है। हमारे सेल के सेल मेम्ब्रेन पे सोडियम पोटेशियम पंप होता है। ठीक है, ये जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है, ये करता क्या है, सोडियम को बाहर ले जाता है और पोटेशियम को अंदर लाने का काम करता है। ठीक है, ये सोडियम पोटेशियम पंप हमारा तब ओपन होता है जब इसकी हेल्प एटीपी करता है। एटीपी क्या है, एनर्जी है। क्या है, एनर्जी, और बिना एनर्जी के हम तो कुछ काम कर नहीं पाते हैं, है ना। हम और हमारी सेल्स को हमेशा एनर्जी की जरूरत होती है, तो हमारे सेल मेम्ब्रेन पे सोडियम पोटेशियम पंप लगा होता है। उसका काम क्या होता है, सोडियम को बाहर निकाला और पोटेशियम को अंदर करना। ये पंप तब ओपन होता है जब एटीपी इसकी हेल्प करता है। ठीक है, अब क्या हुआ, डिप्लीशन इन एटीपी। एटीपी तो बन ही नहीं रहा है ना, एटीपी जब बनेगा ही नहीं तो ये सोडियम पोटेशियम पंप ओपन नहीं होगा। जब सोडियम पोटेशियम पंप हमारा ओपन नहीं होगा तो क्या होगा, सोडियम अंदर ही रह जाएगा और पोटेशियम बाहर ही रह जाएगा। सोडियम का लेवल अंदर बढ़ जाएगा और पोटेशियम का लेवल बाहर बढ़ जाएगा। सोडियम का लेवल इंट्रासेलुलर में बढ़ जाएगा और पोटेशियम का लेवल एक्स्ट्रासेलुलर में बढ़ जाएगा। हमने पढ़ा था सेल इंजरी में, अच्छा, जहां सोडियम वहां वाटर, पढ़ा है ना, केमिस्ट्री में पढ़ा कि जहां सोडियम रहेगा वहां H2O का भी लेवल बढ़ेगा। तो यहाँ पे इंट्रासेलुलर में क्या हुआ, सोडियम का लेवल बढ़ा और H2O का भी लेवल बढ़ गया। क्या हो जाएगा, सेल स्वेल कर जाएगी। क्या हो जाएगा, सेल स्वेल कर जाएगी। और क्या बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, कल क्या पढ़े थे, ब्लब्स, है ना। क्या बन जाएंगे, ब्लब्स, है ना। तो कल हमने क्या पढ़ा था कि जब भी सेल इंजरी शुरू होती है तो हमारी सेल क्या करती है, स्वेल हो जाती है और उसमें ब्लब्स हो जाते हैं। कैसे, वो इसलिए होता है क्योंकि एटीपी का डिप्लीशन हो जाता है, एटीपी की कमी हो जाती है
और एटीपी की कमी की वजह से सेल मेम्ब्रेन पे मौजूद सोडियम पंप और सोडियम पोटेशियम पंप सोडियम को बाहर नहीं निकाल पाता है और पोटेशियम को अंदर नहीं ले पाता है। क्यों? क्योंकि एटीपी की कमी है और बिना एटीपी के ये पंप ओपन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सोडियम का लेवल अंदर ज्यादा हो जाएगा। सोडियम के साथ साथ क्या होगा, जहां सोडियम वहां H2O वाटर का भी लेवल अंदर ज्यादा हो जाएगा और जैसे ही वाटर का लेवल सेल के अंदर ज्यादा हो जाता है, सेल क्या कर जाती है, स्वेल कर जाती है। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया कि सेल स्वेल क्यों करती है ना? क्लियर? सेल स्वेल क्यों करती है, ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब सेल स्वेल करेगी तो इसके अंदर की जितने भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, जितनी भी चीजें हैं वो सारी स्वेल कर जाती है, क्योंकि वाटर का लेवल यहाँ पे ज्यादा हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इस तरह से हमारे सेल खराब होना शुरू कर दी। तो सेल इंजरी का कॉज क्या है, हाइपोक्सिया या इस्चीमिया। जैसे ही हमारे ऑक्सीजन के लेवल में कमी होना शुरू हो जाएगा, डिस्टरबेंस क्रिएट शुरू हो जाएगा। सबसे पहला हमने पढ़ा एटीपी डिप्लीशन। एटीपी से ही हमारी बॉडी में एनर्जी है और हमारे सेल, हमारी पूरी बॉडी में जो एनर्जी है, हमारे जो ऑर्गन्स रन करते हैं वो बिकॉज ऑफ द एटीपी है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि एटीपी कहाँ बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी बनाता है। किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन की हेल्प से वो कौन सी प्रोसेस करता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन करता है, जिसकी वजह से एटीपी बनता है। लेकिन जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है और जब ये प्रक्रिया ही नहीं होगी तो एटीपी भी नहीं बन पाएगा। सबसे पहला इसका इफेक्ट पड़ेगा सोडियम पोटेशियम पंप पे। क्यों? क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप हमारा तभी ओपन होता है जब एटीपी उसको इसमें इन्वॉल्व होता है ना? तो अब एटीपी की कमी हो गई है तो एटीपी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा, सोडियम पोटेशियम पंप अपना काम प्रॉपर नहीं करेगा, सोडियम को बाहर नहीं निकाल पाएगा और पोटेशियम को अंदर नहीं ले पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सोडियम का लेवल इंट्रासेलुलर में ज्यादा हो जाएगा और पोटेशियम का लेवल एक्स्ट्रासेलुलर में ज्यादा हो जाएगा। जहां पे सोडियम रहता है, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, वहां वाटर का लेवल इंक्रीज होने लगता है ना? जिसकी वजह से क्या होगा, सेल के अंदर वाटर ज्यादा हो जाएगा, सेल की स्वेलिंग हो जाएगी और जगह जगह पे ब्लैक्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारी सेल इंजरी अब शुरू हो चुकी है। दूसरा हम देखते हैं क्या होता है। अब एटीपी तो है नहीं, ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी हर तरह से एडजस्ट करना जानती है ना? क्या कर रही है ये जब एटीपी नहीं है तो बॉडी कह रही है कुछ तो सोचना पड़ेगा। एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस, है ना? हमने ये केमिस्ट्री में पढ़ा है, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस होता है और एक एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होता है। एरोबिक ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और एरोबिक ग्लाइकोलिसिस 32 एटीपी को जनरेट करता है। कितना? 32 एटीपी को जनरेट करता है। और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन नहीं होता है, तो हमारा एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस शुरू हो जाता है। ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है और ये 2 एटीपी को जनरेट करता है। किसको? 2 एटीपी को जनरेट करता है। लेकिन हमारे सेल में तो इतनी चीजें हैं, 2 एटीपी से तो काम नहीं चलेगा, है ना? चलो किसी तरह से 32 नहीं 2 एटीपी से किसी तरह से थोड़े टाइम तक हमारे सेल ने काम कर लिया, लेकिन अब तो खत्म हो गया, वो 2 एटीपी भी खत्म हो गया क्योंकि ऑक्सीजन तो मिल नहीं रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, हमने ये भी पढ़ा है कि हमारा जो ग्लूकोज होता है, जब हम इनटेक करते हैं, खाते हैं, ग्लूकोज बनता है, तो हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज को स्टोर करता है, ग्लूकोज स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और ये काम कौन करता है? इंसुलिन करता है। ठीक है, अब भाई एनर्जी सब तरह से खत्म हो गई है, एटीपी आ नहीं रहा है, एनारोबिक
एनारोबिक प्रोसेस हुआ, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, 2 ही एटीपी बना। अब क्या हुआ, वो प्रोसेस तो होना ही है ऑक्सीजन के अब्सेंस में, तो उसने कहा कि इंसुलिन ने हमारे ग्लाइकोजन स्टोर किया, चलो उसको निकालो, है ना। अब एनर्जी तो चाहिए, और ग्लूकोज क्या करता है, एनर्जी देता है। अब ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, तो क्या होगा, ग्लाइकोजन को वहां से लिया जाएगा। लेकिन जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, है ना। लेकिन जब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है, तो हमारा जो ग्लाइकोजन है ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू लैक्टिक एसिड। किसमें, लैक्टिक एसिड। जहां भी लैक्टिक एसिड आ गया, जहां भी लैक्टिक एसिड आ गया, क्या हुआ, सेल के अंदर एसिड आ गया। सेल के अंदर क्या आ गया, एसिड आ गया। अब ये क्या करेगा, डिस्टरबेंस शुरू कर देगा। एसिड क्या करेगा, हमारे इसके अंदर जो क्रोमैटिन है इसको क्या करेगा, क्लम्प करना शुरू कर देगा। क्या हो जाएगी, क्लम्पिंग ऑफ क्रोमैटिन। हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया, है ना। हमने कल यही पढ़ा था ना, क्या हो रहा है न्यूक्लियस में, क्लम्पिंग शुरू हो जा रहा है। क्लम्पिंग क्यों शुरू हो रहा है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा प्रॉपर। ऑक्सीजन जब हमें नहीं मिल रहा है तो हमारी जो एरोबिक प्रोसेस थी वो नहीं हो पा रही थी। एरोबिक प्रोसेस से हमारी 32 एटीपी जनरेट हो रही थी। अब क्या हो रहा है, एनारोबिक प्रोसेस हो रहा है, इसमें सिर्फ 2 एटीपी जनरेट हो रही है, और जो हमारा ग्लाइकोजन स्टोर है उसे भी लिया जा रहा है। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लाइकोजन जो है वो अपने बाई प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, और उसका नाम क्या है, लैक्टिक एसिड। और जैसे ही कोई एसिड हमारे सेल में आता है, ये क्या करेगा, हमारे सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा, और ये हमारे न्यूक्लियस पे ही अटैक करेगा। न्यूक्लियस के किस पे, क्रोमैटिन पे अटैक करेगा, और क्रोमैटिन का क्लम्प बनाना शुरू कर देगा। तो यहाँ से क्या हो गया, दूसरा स्टेप शुरू हो गया, और हमारी सेल इंजरी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। इस तरह से ये 2 चीज हो गई। अब आ गया थर्ड, क्या कर रहा है, हमने एक चीज और पढ़ा था, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था, यहीं पे था, है ना। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह के होते हैं, एक स्मूथ और एक रफ। रफ में क्या होता है, क्या चिपके होते हैं, राइबोसोम्स। अच्छा, राइबोसोम्स का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो चिपका हुआ है हमारा राइबोसोम्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये चिपका है बिकॉज ऑफ द एटीपी, है ना। ये जो इससे अटैच है, ये एटीपी के एनर्जी या एटीपी के हेल्प की वजह से ही हमारा जो राइबोसोम्स है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपका रहेगा। लेकिन अब एटीपी क्यों, क्योंकि इस्कीमिया शुरू हो गई है। इस्कीमिया में ब्लड फ्लो कम है, ब्लड फ्लो कम है तो हाइपोक्सिया हो गया, ऑक्सीजन भी कम हो गया, ऑक्सीजन कम हो गया तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की प्रोसेस नहीं होगी। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की प्रोसेस नहीं होगी तो एटीपी भी नहीं बनेगा। अब जब एटीपी ही नहीं बन रहा है तो इसको चिपकाने में हेल्प कौन करेगा, कोई नहीं। ये क्या हो गया, डिस्पर्जन हो गया। क्या हो गया, इसका डिस्पर्जन हो गया, यहाँ से हट गया। राइबोसोम का काम था क्या, प्रोटीन, है ना। ये बहुत सारी प्रोटीन्स को बनाते हैं। एंजाइम हमारे क्या होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। हमारा जो साइटोप्लाज्म में होता है तो किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। इवन हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है ये किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। अब जब राइबोसोम ही नहीं है तो प्रोटीन कौन बनाएगा, कोई नहीं बनाएगा, है ना। अब तीसरा प्रोसेस क्या होगा, राइबोसोम अपनी प्रोसेस भी नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि एटीपी वहां पे अवेलेबल नहीं है, प्रोटीन की भी सिंथेसिस नहीं होगी। और जब प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी
तो कोई भी एंजाइम नहीं बनेंगे, साइटोप्लाज्म हमारा टूट जाएगा और साथ ही साथ हमारा सेल मेम्ब्रेन भी टूट जाएगा, है ना। तो हमने लास्ट स्टेप में यही पढ़ा था इरिवर्सिबल सेल इंजरी में कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या हो रही थी, ब्रेक हो गई थी। क्या हो गई थी, ब्रेक हो गई थी। वाटर लीक हो गया था, हुआ था कि नहीं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हो गया था, ब्रेक हो गया था, है ना। हर चीज क्या हो रहा था, बिखर रहा था। क्यों, क्योंकि वहां पे प्रोटीन अवेलेबल नहीं था और इसकी बिल्डिंग जो बन रही है सेल मेम्ब्रेन की वो किसकी हेल्प से बन रही है, प्रोटीन की हेल्प से बन रही है। तो हमारा जो लास्ट कॉन्सेप्ट था हमारा वो भी क्लियर हो गया कि हमारे सेल मेम्ब्रेन में ये ब्रेकेज कहां से आ रहा है। इसलिए आ रहा है क्योंकि राइबोसोम जो था वो क्या हो रहा था, हट गए यहाँ से, और राइबोसोम जब हटेगा तो प्रोटीन भी नहीं बन पाएगी, और प्रोटीन से ही हमारा क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन बना रहता है ना। तो सेल जब प्रोटीन उसे मिलेगा नहीं तो कितनी देर तक खड़ा रहेगा, है ना। तो क्या होगा, धीरे धीरे वो टूट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एटीपी की कमी से क्या क्या हो रहा है ये समझ में आया, सेल इंजरी कैसे हो रही है समझ में आया। चलो एक बार और हम लोग कर लेते हैं। क्या होगा, इस्कीमिया या हाइपोक्सिया। इस्कीमिया मतलब ब्लड फ्लो रिड्यूस, ब्लड फ्लो रिड्यूस तो ऑक्सीजन लेवल रिड्यूस। चलो ऑक्सीजन लेवल रिड्यूस तो माइटोकॉन्ड्रिया कौन सी प्रोसेस करता है एटीपी बनाने के लिए, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की प्रोसेस नहीं होगी, नहीं होगी तो एटीपी नहीं बनेगी। अब एटीपी नहीं बनेगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। प्रॉब्लम, पहली प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम और तीसरी प्रॉब्लम। पहली प्रॉब्लम सोडियम पोटेशियम पंप में प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम हो रही है, सोडियम पोटेशियम पंप हमारा तभी ओपन होता है जब एटीपी उसकी हेल्प करता है। जब एटीपी में कमी हो गई तो सोडियम पोटेशियम पंप ओपन नहीं हो पाएगा। सोडियम पोटेशियम पंप का क्या काम है, आयन को बैलेंस करना, सोडियम को इंट्रासेलुलर से सेल के अंदर से सेल के बाहर की तरफ भेजना और पोटेशियम को सेल के बाहर से अंदर की तरफ लेना। अब जब ये प्रोसेस कम हो जाएगी तो सोडियम सेल के अंदर ही रह जाएगा, और जहाँ सोडियम रहता है वाटर भी रहता है। तो सेल के अंदर सोडियम प्लस वाटर का अमाउंट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से सेल हमारी स्वेल कर जाएगी और फ्लैक्स आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारा सेल खराब होना शुरू हो गया, ठीक है। दूसरा हमारा कौन सा था, क्या था, क्या था दूसरा, राइबोसोम डिटैच नहीं वो क्रोमैटिन का वो हो रहा है। हाँ, दूसरे क्लम्पिंग होने लगा, क्लम्पिंग ऑफ क्रोमैटिन। ये कैसे हो रहा था, जब एटीपी की कमी हो जाती है तो बॉडी हमारी एनर्जी दूसरी तरह से गेन करना शुरू करती है। उतनी तो नहीं कर पाती है लेकिन कुछ कहीं ना कहीं से चाहती है ना। तो वो क्या करती है, एनारोबिक प्रोसेस शुरू कर देती है। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस रहती है तब एरोबिक प्रोसेस होती है और उसमें 32 एटीपी बनता है। लेकिन अभी ऑक्सीजन की कमी है तो एनारोबिक प्रोसेस होगा और उसमें 2 एटीपी बनेगा। ये 2 एटीपी भी खत्म हो जाता है तो जो हमारे स्टोर्ड ग्लाइकोजन है, ग्लूकोज का फॉर्म जो स्टोर करता है इंसुलिन, हमारा ग्लाइकोजन वो भी निकल के आता है। लेकिन बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन अब्सेंस, ऑक्सीजन नहीं है तो ग्लाइकोजन हमारा जो अपना बाई प्रोडक्ट बनाता है कन्वर्ट होता है, किसमें कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड। और ये एसिड हमारे सेल के लिए
खराब है। ये एसिड क्या करती है, हमारी जो क्रोमैटिन है उसकी क्लम्पिंग शुरू कर देती है, जिससे हमारा न्यूक्लियस खराब होना शुरू हो गया। ठीक है, थर्ड हमारा आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या हो रहा है कि जो हमारे लाइपोसोम्स अटैच है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो किसकी वजह से है, एटीपी की वजह से है। जब एटीपी नहीं होगा तो वो जो हमारे लाइपोसोम्स है वो डिटैच हो जाएंगे, और जब वो डिटैच हो जाएंगे तो लाइपोसोम्स का काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना। प्रोटीन से एंजाइम बनते हैं, साइटोप्लाज्म बना रहता है और सेल मेम्ब्रेन बनी रहती है ना। तो जब प्रोटीन ही नहीं बनेगा तो सेल मेम्ब्रेन हमारा टूट जाएगा, साइटोप्लाज्म हमारा टूट जाएगा, कोई भी एंजाइम नहीं बनेगा और पूरी तरीके से हमारा सेल बिखरना शुरू हो जाएगा। तो ये बिकॉज ऑफ किसके है, एटीपी डिप्लीशन। ओके, और एटीपी डिप्लीशन क्या होता है, इस्कीमिया या हाइपोक्सिया की कंडीशन आती है। समझ में आ गया, क्लियर?